हे ऑर्बिटल्स, क्या हाल। तो आज हम जेई मेंस लेवल के कुछ क्विक रिवीजन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस वीडियो को ज़रूर एग्जाम से पहले देख के जाना, क्योंकि इससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बता रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन, कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी for which the equation 4 by sin x plus 1 by 1 minus sin x is equal to alpha has at least one solution in 0 to pi by 2, कि उसके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो हमारा इसका हमारे पास एफ एक्स कितना दिया हुआ है 4 by sin x प्लस 1 by 1 minus sin x। तो हमारे पास x पे ये दिया हुआ है, तो यहां से हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे इक्वल टू जीरो आ जाए, क्योंकि हमने मिनिमम निकालना है। तो इसकी ये कंडीशन होती है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं 4 साइन एक्स, पहले तो हम इसको एफ एक्स को ही लिख रही हूँ। साइन एक्स को ऊपर ले गए, -1 लिख लिया 1, तो 1 माइनस साइन एक्स को भी मैं -1 लिख सकती हूँ। तो यहां से जो मैंने डेरिवेटिव किया तो क्या होएगा -4 साइन एक्स -2 -1 और यहाँ पे भी क्या होगा -1 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स -2, और अब इस अंदर वाली टर्म का भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ कोस एक्स, ये निकल के आ गया। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, तो ये हमने क्या निकाला, इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास साइन एक्स है वो किसके इक्वल आ गया 2/3 के इक्वल आ गया। हमने निकालना क्या था एफ एक्स मिनिमम, मतलब हमने अल्फा मिनिमम निकालना था। तो अल्फा मिनिमम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो जब हमारे पास साइन एक्स 2/3 के इक्वल आ गया तो हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू है वो हम एफ एक्स में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो हमने इसमें sin x की वैल्यू पुट करी एफ एक्स में, दैट इज 4/2/3 प्लस 1/1 माइनस 2/3, ये इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारे पास एफ एक्स मिनिमम होगा वो किसके इक्वल आ गया 9 के। तो यहां से जो अल्फा मिनिमम है वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 के। जो एफ एक्स होगा वो हमारे पास मैक्सिमम जो एफ एक्स होगा वो हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। वैसे हमें देखने से ये पता चल रहा है कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन एक्स है वो खुद ही एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहां से ये वाला भी जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि जब हमने एफ एक्स को जीरो पुट किया तो साइन एक्स की वैल्यू कुछ निकल के आई है। तो वहां से हमें ये पता चल गया कि जो हमारा एफ एक्स है वो भी क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। जो हमारे पास एक तो स्ट्रेट लाइन ये गिवन है और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, ठीक है। मतलब ये किसी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइज ऑन द प्लेन। अगर ये किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट किए, पहले तो ये दोनों लाइंस है जो किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो कौन से किसी प्लेन पे लाई कर रही है, जो कि हमारा प्लेन कौन सा है ये वाला। और उसके लिए हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास अल्फा ये रहा और बीटा हमारे पास ये रहा, इसकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम अल्फा माइनस बीटा भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है इसको हम 5 के इक्वल रख लेते हैं। अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। हमने इसको 5 के इक्वल रख लिया। हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगी, 1 इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हम इसको 5 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। और y की वैल्यू हमारे पास 2 5 प्लस 1 आ जाएगी और z की वैल्यू हमारे पास 3 5 प्लस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आया 5 प्लस अल्फा, और y पॉइंट आ गया हमारे पास 2 5 प्लस 1 और z पॉइंट आ गया हमारे पास 3 5 प्लस 1। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रेट लाइन है इससे भी हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इसको हम किसके इक्वल रख लेते हैं, किसी क्यू के इक्वल रख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्यू बी बीटा प्लस 4 एक्स का पॉइंट हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 6 वाई का पॉइंट हो जाएगा और 3 क्यू प्लस 7 ये हमारे पास जेड का पॉइंट हो जाएगा।
तो अब हमने ये देखा, इन्होंने कहा है कि जो तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर टू लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके मतलब इस लाइन के और इस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो माना मतलब हमने देखा कि x हमारे पास 5 प्लस अल्फा आ रहा है और दूसरी साइड से हमारे पास x कितना आ रहा है, क्यूब बीटा प्लस 4। तो अगर ये इसके सेम पॉइंट्स हैं तो इन दोनों को सेम पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब अगर हमने इसको ये लिख सकते हैं 5 प्लस अल्फा हमारे पास क्यू बीटा प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो 2 5 प्लस 1 है वो 3 क्यू प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा और 3 5 प्लस 1 है वो 3 क्यू प्लस 7 के इक्वल हो जाएगा। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। 5 प्लस अल्फा क्यू बीटा प्लस 4, यही हमने 3 इक्वेशंस लिखी है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, अगर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से जो हमारी फाई है वो 1 के इक्वल आ गई। अगर फाई 1 के इक्वल आ गई तो हमने क्या किया, क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल आ गई, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम सेकंड इक्वेशन के फाई की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी -1 आ जाएगी। फाई की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू -1 आ गई। तो अब हम इन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मींस 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल आ गया, 4 माइनस 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने पीछे निकाला था वो क्या था, देखो ये था 5 प्लस अल्फा 2 5 प्लस 1 3 5 प्लस 1। अब इसमें से हम फाई आर क्यू की वैल्यू पुट मतलब फाई की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है, तो पॉइंट ऑफ मतलब इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, और 2 5 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3, और जो हमारे पास 3 5 प्लस 1 है दैट इज 4। तो ये जो हमारे पॉइंट्स निकले थे ये हमारे पास किसके लिए निकले थे, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसके लिए जो पॉइंट्स निकाले थे वो वाले थे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करके हमारे पास 1 प्लस अल्फा 3 और 4 आ गया। अब इन्होंने क्या कहा कि ये हमारे पास कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट इज x प्लस 2y माइनस दैट इज इक्वल टू 8। क्या है, x प्लस 2y माइनस दैट इज इक्वल टू 8, मीन्स x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू ये हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि हमारे पास वो किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। तो जो इसके पॉइंट्स होंगे, जो हमारे ये पॉइंट्स आए वो इस प्लेन पे सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, मीन्स 1 प्लस अल्फा प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अल्फा देखो 1 प्लस अल्फा प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहां से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट इज अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5 निकल के आ जाएगी, यहां से प्लस माइनस करके इधर उधर करके। अगर अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई तो हमने जो ये वाली इक्वेशन बनाई थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 करके जो बीटा की वैल्यू -2 आ जाएगी। और हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा हमारे पास 5 है और बीटा हमारे पास -2 है, दैट मीन्स +2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर। तो यहां से जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम रोल्स थ्योरम की कंडीशन देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। If Rolle's theorem holds for the equation fx is equal to x cube minus ax square plus bx minus 4, x belongs to 1 or 2. These are closed brackets. Rolle's theorem में closed brackets use होती हैं. With f dash 4 by 3 is equal to 0, then ordered pair AB is equal to. तो फर्स्ट थिंग जो हमारी रोल्स थ्योरम की होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 1 और 2। रोल्स थ्योरम का क्या होता है कि जो एफ ऑफ 1 होगा, मतलब जो भी हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, अगर हम उसमें 1 पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम उसमें 2 पुट करेंगे तो ये दोनों किसके, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। और सेकंड इसकी कंडीशन होती है कि जो एफ डैश एक्स होता है वो इज इक्वल टू 0 रहता है। ओके, एफ डैश एक्स 0 रहता है, बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एफ डैश 4 by 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। तो अब हम पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 दिया हुआ है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट मीन्स 1 क्यूब माइनस ए 1 स्क्वायर प्लस
x माइनस 4 विच इज इक्वल टू, अब 2 पुट कर लेते हैं, दैट इज 8 माइनस दैट इज 4a प्लस 2b माइनस 4। ये ऐसे करके हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3a माइनस बी इज इक्वल टू 7। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इन्होंने हमें कहा था f डैश 4/3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। अब पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, हम पहले f डैश x देखते हैं क्या है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4, ये हमारे पास एफ एक्स है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करना है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, और ये तो कांस्टेंट है तो जीरो ही हो गया, मतलब हमारे पास f ऑफ डेरिवेटिव कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 2ax माइ प्लस b। बट हमने पुट क्या करना है, 4/3 पुट करेंगे। जब हमने इसमें 4/3 पुट किया तो हमारे पास क्या बना, 16/3 माइनस 8a/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। पहले हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो होगा क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा 8a माइनस 3b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम सेकेंड इक्वेशन परफेक्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों से a और b फाइंड आउट करेंगे। दो वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो हम a भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम a भी फाइंड आउट करेंगे। क्या करते हैं, हम इसमें से इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 9a माइनस 3b, इसको भी माइनस में ले आते हैं माइनस 21, और नीचे ये वाली इक्वेशन होगी 8a माइनस 3b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस और प्लस, क्योंकि हमने इसमें से माइनस किया है, अगर हम माइनस करते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया a, बिकॉज 9a माइनस 8 है, दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब वैसे माइनस का 5 होगा, उधर जाके 5 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास a की वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a को 5, a इज इक्वल टू 5 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यही तो हमने निकालनी थी, तो ये हमारा इक्वेशन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, मतलब एंगल, एक एंगल निकालना है कि जो दो कर्व्स दी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी बाय डी स्क्वायर। पहले तो हम ये वाली जो इक्वेशन है ये जान लीजिए, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर एलिप्स, ये एलिप्स की इक्वेशन है, और एलिप्स की स्पेलिंग ऐसे एलिप्स की इक्वेशन है। तो और ये वाली इक्वेशन एक हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों में एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स मींस जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसका एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हम ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो पहले हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एक तो ये वाली इक्वेशन बन गई। और जो सेकंड इक्वेशन होगी, जब हमने इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से जब हमने इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगी। तो जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये वाली सेकंड इक्वेशन होगी, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो आएगा, दैट इज ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी निकल के आ जाएगा, और जो हमारे पास y आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर और वी स्क्वायर ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आ जाएंगे। उसके बाद हमने देखना है टेंजेंट टू एलिप्स, हम टेंजेंट निकालेंगे एलिप्स का। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, एक्स स्क्वायर का भी और वाई स्क्वायर का भी। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट के लिए हमें डेरिवेटिव नहीं करना होता, सॉरी, टेंजेंट के लिए हमें क्या करना होता है, दैट इज हमारे पास हो जाता है, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स
x1 ऐसी जो y स्क्वायर है वो हमारे पास y1 बन जाएगा, ऐसी तो हम वहां पे टेंजेंट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही हम टेंजेंट किसका निकालेंगे, सर्कल का, टेंजेंट टू सर्कल। जो अब सर्कल का टेंजेंट होगा वो भी ऐसे निकलेगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, दैट इज हमें एंगल निकालना है। तो हम इसका एंगल कैसे निकालेंगे, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन होती है ना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बट हमें चाहिए क्या, m1 और m2 चाहिए। तो हम जैसे ये हमने टेंजेंट निकाला था एलिप्स का, तो यहां से जो हमारे पास m1 निकल के आया, मतलब ये वाली जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास ये वाली, इससे हमारे पास m1 मतलब स्लोप निकल के आएगी, m1 क्या हो गया, स्लोप हो गई। तो हमारे पास जो m1 निकल के आएगी उससे वो आ जाएगी माइनस बी स्क्र x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्र y1। और ऐसे ही मतलब बी स्क्र x1 डिवाइड बाई ए स्क्र y1, ऐसे ही हमारे पास m2 दैट इज जो हमने सर्कल की इक्वेशन बनाई थी ये वाली, यहां से हमारे पास x2 निकल के आ जाएगा। m2 सॉरी स्लोप ऑफ जो हमने सर्कल टेंजेंट टू सर्कल किया था उसकी स्लोप निकल के आएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस x1 बाय y1। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी स्क्र x1 ए स्क्र y1 माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं x1 बाय y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस बी स्क्र x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्र y1 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा माइनस x1 y1। तो यहां से जब हमने सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली पता है क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, मतलब ये x1 y1 ये यहां से भी कह सकते हैं, अगर हमने इसको x1 y1 मतलब x1 ये इसको 1 1 मान लिया, तो यहाँ पे हमारे पास x1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ऐसे हमारे पास ये y1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू लास्ट में बनती है x1 y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने सब कुछ जैसे हमने फर्स्ट जो भी हमारी इक्वेशंस थी उसको पुट वगैरह करके, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए बी, दैट मीन्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ना वो सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आया कि जैसे ये वाली चीज बनी और उसके बाद हमने ना इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकाले थे, ये वाले x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर के पॉइंट्स निकाले थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 y1 ऐसे पुट कर देंगे, मतलब x1 स्क्वायर तो पता ही है ना, और उसको अंडर रूट वगैरह करके हम x1 भी निकाल सकते हैं, ऐसी y1 स्क्वायर पता है तो y1 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास थर्ड आंसर आ जाएगा tan थीटा, मतलब हमारे पास a माइनस जो tan थीटा होगा ना वो हमारे पास a माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, ओनली थीटा, इसीलिए जो tan होगा वो इधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा। इसीलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है। कहते इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx, मतलब ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी, बाइसेक्ट द एरिया एनक्लोज बाय द लाइन्स, मतलब इसने किसके साथ बाइसेक्ट किया, किसके साथ, किसको काटा जाके, जो लाइंस दी हुई है जैसे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2 एंड द कर्व, और एक कर्व भी है, मतलब इसने इन सभी चीजों को काट दिया 1 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, देन 12m इज इक्वल टू, मतलब जो ये वाली स्लोप है ना m, उसके साथ हमें 12 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमारा मोटिव क्या है कि हमने m को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे देख सकते हैं, जो हमारे पास देखो जो इक्वेशन दी हुई थी दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन दी हुई थी। तो इसकी हमारे पास क्या बनेगी, कर्व बनेगी। हमें दिखाई दे रहा है ना कि ये इक्वेशन किसकी है, तो इसके हम कर्व बना सकते हैं, नहीं हमारे पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन ही तो है। तो उसके बाद हमने इसको ऐसे करके बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा था जो हमारे पास, ये देखिएगा जो हमारे पास x है वो 3/2 है, तो x इज इक्वल टू 3/2 की ये वाली लाइन बन गई, तो ये वाली लाइन बनाई हुई है, और y इज इक्वल टू mx वो सबको कट कर रही है, तो ये वाली लाइन बन गई।
और ये हमारे पास कर्व की फॉर्मेशन हो गई। अब अगर हमने इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हो तो जैसे हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और x हमारे पास कितनी दी हुई है 3/2। हम यहाँ पे ना पुट कर देते हैं 3/2, 1 प्लस 4 3/2 माइनस 9/4। तो यहां से ना ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3 माइनस 9/4 मीन्स 12 माइनस 9/4। तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 3/4। y हमारे पास 3/4 आ गया मीन्स तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए जो x इज इक्वल टू 3/2 और ये कर्व का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 एंड 3/4। ये वाला हो गया, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 6 प्लस 1 7 बनेगा और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 7 4 जा, तो यहाँ पे 28 माइनस 9/4 हो जाएगा और जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 19/4 हो जाएगी और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 3/2 19/4। और यही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 19/4, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ऐसे करके हमने यहाँ पे 0 लिया है तो 0 और 1 ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमने टोटल एरिया निकालना है, मतलब एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये कर्व बन रही है जो इसके नीचे वाला एरिया हो जाएगा। जो फिर हमारा टोटल एरिया हो जाएगा वो 0 to 3/2 के बीच में हो जाएगा और जो इसके कर्व के नीचे जो भी पोर्शन होगा वो हो जाएगा, मतलब ये कर्व जा रही थी तो इसके नीचे हो जाएगा। तो हमें टोटल एरिया का क्या करेंगे 0 to 3/2 का है और जो हमारी कर्व है 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 को x हो जाएगा और जो 4x होगा वो 4x² 2 हो जाएगा और माइनस x³ 3 हो जाएगा और इसमें हम 0 to 3/2 लिमिट्स को पुट कर देंगे। तो इसको तो पहले हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास x प्लस 2x² माइनस x³ 3 और इसमें हमारी लिमिट्स क्या हो गई 3/2 to 0। पहले हम 3/2 पुट कर देंगे और बाद में 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो सारा ही 0 बन गया, तो हम 3/2 ही पुट कर लेते हैं। दैट मीन्स 3/2 प्लस 2 दैट इज 9/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/8, x³ है ना 27/8 और नीचे भी 3 पड़ा है मल्टीप्लाई विद 3। तो यहाँ से जो हमारे पास बनेगा ना वो बन जाएगा हमारे पास 39/16। यहाँ से हमारे पास 39/8 आएगा। तो y इज इक्वल टू mx था, ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमने y निकाला दैट इज इक्वल टू 39/8 और m और x की वैल्यू हमें पता है, हमें दी हुई थी 3/2, तो हम यहाँ पे 3/2 पुट कर देते हैं, यहाँ से कट हो गए और ये 13 पे चला गया तो m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/4, बट हमने किसकी निकालनी है दैट इज 12 m। सो 12 इंटू 13/4, 4 3 12, तो 39 आ गया। तो यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ये हमारा 6th क्वेश्चन है और हमारे पास कुछ ऐसी ना टर्म्स दी हुई हैं जिनकी हमें क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि इसका ना कोई अच्छा सा फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या किया इन्होंने, जो हमारे पास 15 वाले थे ना पहले तो उनको अलग कर लिया, जैसे 15c1 माइनस था इसके आगे 2 15c2 माइनस 3 15c3, मतलब ये सबको अलग कर लिया और जो लास्ट में इन्होंने 14c1 14c2 और 14c11 तक दिए हुए थे ये इसको अलग कर लिया। उसके बाद जो ये 15 वाले थे इनको हमने ये लिख लिया, मतलब समीशन r इज इक्वल टू 1, कहां तक जा रही है 15 तक जा रही है, 15 लिख लिया। और ये हमारे पास माइनस प्लस ऐसे हो रहा है तो दैट्स वाई हमने -1 रेज टू पावर हमने क्या लिखना है r लिखना है, जो कि हमें नहीं पता कितना है, और r उसके बाद हमारे पास कितना है ये r लिख लिया और उसके बाद हमारे पास क्या है 15cr, यही हो गया क्योंकि 15 का है ना 15 का है सारे, इस दैट्स वाई 15cr। और जो ये वाली चीज थी हमने इसको लिख ही रखा था, बट हुआ क्या, हमें क्या चाहिए होता है अगर हमारे पास मान लीजिए NC1 से लेके मतलब ओड नंबर चल रहे हो NC1 NC3 NC5 अप टू NCn-1 तक हो, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना वो हमारे पास 2 रेज टू पावर n हो जाता है। ओके, दैट इज 2 रेज टू पावर
n-1 हो जाता है, 2 रेज टू पावर n-1 अगर हमारे पास नीचे वाले क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए। तो हमें दिया यही हुआ था, बट हमारे पास 14 से 11 तक क्या हो गया, खत्म हो गया। बट हमें किसके तक चाहिए था, 14 से 13 तक। तो हमने 14 से 13 को एडिशन भी कर ली और सब्ट्रैक्शन भी कर ली। 14 से 13 माइनस 14 से 13। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो बीच वाले की वो तो 2 रेज टू पावर 13 हो ही जाएगी ना, मैंने बोला ना अभी 2 रेज टू पावर n-1 दैट इज 2 रेज टू पावर 14 माइनस 1 विच इज इक्वल 2 रेज टू पावर 13। तो और ये 14 सी 13 की वैल्यू कितनी होती है, 14 सी 13 की वैल्यू हमारे पास 14 होती है, तो ये पुट कर दी। तो सारी पुट करने के बाद तो हमारे पास जो वैल्यू बनी, जो हमारे पास निकल के आई, वो आ जाएगी 2 रेज टू पावर 13 माइनस 1। क्योंकि जो ये वाले होंगे ना, ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 14 सी नोट, मतलब ये सारे आपस में ही कैंसिल होने के कारण हमारे पास सिर्फ इसका यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही हमारे पास आंसर इन्होंने पूछा हुआ था कि इसकी सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 रेज टू पावर 13 माइनस 14। तो ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आना था। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 7th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि लेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल्स ऑफ वेयरिंग रेडियस आर बिलोंग्स टू 0 और 5। 0 वाली साइड ओपन और 5 जो हमारे पास वो क्लोज है। Then the number of elements in the set q is equal to p square and q is an integer s। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके बीच में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो r होगा वो किस, p स्क्वायर बाय 4 1 माइनस p होल स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 r स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, और r फाइंड आउट करने के लिए हम अंडर रूट कर देंगे। तब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 5 20 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट। तो जब हमने इसका एलसीएम किया तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p दैट माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट। और उसके बाद पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर माइनस 2p और माइनस 20 प्लस 1 दैट इज माइनस 19 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेते हैं, और 4 का अंडर रूट हमें पता है कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। उसके बाद हमने क्या, इन्होंने कहा था जो r किसको बिलोंग कर रहा है, 0 और 5 को। और जो हमने इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करके देखी तो ये 0 to 100 आ गया। और ये बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आया, ओनली लेस देन का साइन है। बट यहाँ पे 5 के पास हमारे पास क्लोज ब्रैकेट थी, तो इसीलिए हमारे पास किसका साइन आया, इक्वल टू का साइन आया। तो यहां से हमने क्या है, निकाल ली, p निकाल ली, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। और जो इंटीग्रल वैल्यू p स्क्वायर की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 61 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज हमारा 8th क्वेश्चन होगा। ये हमारा किसके कौन से बेसिस पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इस चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या कहा है, इफ z एंड ओमेगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z ओमेगा उसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, देन आर्गुमेंट निकालना हमने इस चीज का, ठीक है। आर्गुमेंट डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो हमने इस चीज का क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था दैट इज z ओमेगा इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस 1 है। अगर हम z का मॉड्यूलस r मान लेते हैं तो हमें ओमेगा का मॉड्यूलस निकालने के लिए वो 1 बाय r हो जाएगा ना, यही किया है। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 3/2। हमें पता है जो z होता है वो हमारे पास r e आयोटा थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो z मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब z का कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, जो हमारा थीटा होता है ना उसके आगे क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है, r e आयोटा माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद वैसे ये मतलब e आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, ये वैल्यू होती है इसकी। ये चीज आपको याद रखनी है, कंफर्म मतलब याद रखनी है। तो हमारे पास ऐसी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय r e आयोटा थीटा माइनस 3 पाई बाय 2, क्योंकि हमने लिया है थीटा 3 पाई बाय 2। उसके बाद हमने इसमें से ये जो हमने निकालना है ना, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी जो भी थी। तो हमारी जो वैल्यू पुट करने के बाद ना हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 आयोटा, ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा।
उसके बाद हमने इसका क्या ले लिया, कंजुगेट ले लिया, मतलब ये ले लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला तो हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो बन गया -3π/4, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 9th क्वेश्चन होगा। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, कोट π/24 की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos π/24 डिवाइडेड बाय sin π/24। हम इसको ये लिख सकते हैं, बट हम देखते हैं हमने कैसे लिखा। हमने क्या लिखा, cos थीटा जो हमारे पास होता है हम इसको एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, थीटा क्या है हमारे पास π/24। ओके, देन अब हमारे पास जब अगर थीटा π/24 है तो हमने इसमें पुट किया तो क्या बन गया, 1/cos π/12, क्योंकि 2 थीटा था, sin π/12। दैट मीन्स π/12 क्या हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 12। पाई को हम 180 लिख लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, अब दिस इज 1 and 5 15। तो हमें पता है जो हमारा cos 15 होता है ना, वो होता है √3 + 1, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2√2। और sin 15 होता है, ये हमारा होता है √3 - 1 2√2। हम इसमें से कोई भी एक याद रख लेंगे, जैसे हमने cos 15 याद रख लिया, तो cos 15 √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2 होता है। और sin 15 के केस में बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया, बस दूसरा अपने आप याद रह जाता है। तो हमने ऐसे करके यहाँ पे ना क्या किया, पुट वगैरह कर दिए सारी वैल्यूज, देखो इसमें पुट की। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, जैसे 2√2 यहाँ पे आ गया प्लस, और 2√2 के साथ 2√2 क्या हो गया, ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको एलसीएम लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये बन गया। तो अब इसको हमने खत्म करना है नीचे रूट को, इसके लिए हमने √3 + 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। तो हुआ क्या, ये तो हमारे पास वही बन गया ना, a - b इंटू a + b, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a² - b², नीचे तो वही होगी, दैट मीन्स 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2, इसीलिए 2 आ गया नीचे, और ऊपर ये वाली सारी चीज हो गई। तो यहाँ से जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया वो कुछ ऐसा आ गया, मतलब काफी इजी क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है 10th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अ फंक्शन f, मतलब f फंक्शन कौन सा है, r से r, दैट इज रियल नंबर से रियल नंबर, बी डिफाइंड एज एफ एक्स, जैसे साइन एक्स माइनस e⁻x था जब x <= 0 था, a प्लस ये वाला जो टर्म होती है ना, इस टर्म को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसको ये बोला जाता है। तो फिर ये क्या है, माइनस, और ये जब कब है, जब 0 और 1 के बीच में है। 2x - b है जब x > 1 है। तो इन्होंने बता ही दिया है कि जो ये वाली कंडीशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर <x। ओके, कि ये x से कम हो सकते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास है 0.1, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, जो इसके पीछे 0.1 के पीछे जो हमारा इंटीजर आता है वो होगा, दैट मींस इसका 0 होगा। अगर यही हमारे पास 1.5 होता, हमने आगे नहीं जाना, हमने हमेशा पीछे जाना है, तो इसका हो जाएगा 1। अगर यही हम मान लो देख लेते हैं -1.5, तो -1.5 का क्या हो जाएगा, -1.5, जैसे ये -1 है, ये -2 है, ये हमारी नंबर लाइन है, तो -1.5 कहाँ आ जाएगा, -1.5 कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1.5। तो इसके पीछे कौन सा है, -2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन और इक्वल टू x, इफ f is continuous on r, अगर कंटिन्यूस r पे, देन a + b इज इक्वल टू, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो पहले हम x = 0 पे चेक करेंगे। तो किया क्या हमने, f0 प्लस इज इक्वल टू f0 माइनस। तो हमने ये 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 + h, मतलब 0 के बीच में हमने कुछ ऐड किया है, 0 माइनस का मतलब है 0 - h, मतलब 0 में हमने कुछ माइनस किया है। अगर हम 0 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमने 0 में कुछ प्लस किया, दैट मीन्स वो कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन आ रही है, क्योंकि इस कंडीशन में तो 0 से छोटा होगा, इस कंडीशन में 0 और 1 के बीच में होगा, तो ये वाली कंडीशन आ गई। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर 0 से छोटा मीन्स हमारे पास क्या है, 0 - h, तो ये कौन सी कंडीशन आ रही है, सबसे फर्स्ट वाली, मतलब 0 से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 0 से कुछ छोटा है,
तो मतलब पहले वाली कंडीशन हो गई। और उसके बाद तो हमने जैसे अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास है क्या, मतलब a प्लस ये वाला था, तो हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। जीरो, जीरो पॉजिटिव है, दैट मीन्स हमने जीरो माइनस ऐसे करके जीरो प्लस एच ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया। और ऐसे ही हमने इधर कर दिया, जीरो माइनस ई नोट ये आ गया, तो यहाँ से ए हमारे पास जीरो आ गई। ऐसे अब हम एक्स इज इक्वल टू वन पे देख लेंगे। मीन हमें वन प्लस एच लेना है, वन माइनस एच लेना है। वन प्लस एच मीन्स, वन प्लस एच मीन्स वन से बड़ा, तो टू एक्स माइनस बी हो जाएगा। वन से छोटा मीन्स ये वाला सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसमें ऐसे करके वैसे ही पुट कर दिया। तो यहां से जो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, टू माइनस ए, मतलब बी की वैल्यू हमारे पास आई टू माइनस ए प्लस वन। ए की वैल्यू तो हम पहले से ही जीरो निकाल चुके हैं, तो ए की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। अब हमने a प्लस बी निकालनी थी, a की वैल्यू जीरो है, b की वैल्यू थ्री है, तो हमारे पास फाइनल आंसर भी कितना आ गया, थ्री आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11th। 10 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा 11th क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लेट a बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट जीरो टू a e रेज टू पावर, इन्होंने क्या है, e रेज टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इज इक्वल टू, इसके इक्वल है, वेयर x इन्होंने बता दिया क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस देन और इक्वल टू x। तो a की वैल्यू पूछी गई है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे हमारे पास जब a ग्रेटर देन जीरो था, तो जो हमारी a है ना वो n और n प्लस वन के बीच में लाइक कर रही है। ये देखो, हमारी जो a है वो वन और वन प्लस n के बीच, n प्लस वन के बीच में लाइक कर रही है, तो n बिलोंग्स टू होल नंबर। तो हुआ क्या, a इज इक्वल टू, ये हमारा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। हमने मान लिया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a है ना वो n के इक्वल है, मतलब ये है, माना क्या हुआ है। तो फिर जीरो टू a e रेज टू पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx इज इक्वल टू दिस है। तो अब हमने इसको ना, जैसे जीरो टू ए को, जो जीरो टू ए की लिमिट्स थी ना, तो हमने उसको ब्रेक कर लिया, मतलब जीरो टू एन में ले लिया और एन टू ए में ब्रेक कर लिया। ठीक है, जब हमने जीरो टू एन लिया तब तो ओनली फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बट जब हम एन टू ए लेंगे तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, वही कर दिया। तो उसके बाद हम, अगर हमारे पास जीरो टू एन हो, तो हम इसको n बाहर निकाल के जीरो टू वन भी लिख सकते हैं, वही लिख लिया। और आगे इन्होंने यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दिया, n डाल दिया, वही टेन ई माइनस एन। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया, ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू पावर x होता है। ई रेज टू पावर x को अब हमने इसमें लिमिट्स पुट कर लिया, दैट इज जीरो टू वन। जब हमने ई रेज टू पावर मतलब वन पुट की, ई रेज टू पावर वन बन गया। जब हमने ई रेज टू पावर जीरो पुट की, वो ई वन आ जाता है, ई रेज टू पावर जीरो ऑलवेज इक्वल टू वन। तो वही इन्होंने किया है, तो इन्होंने यहाँ पे जो पुट किया तो ये वाली आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इसका भी लिया, जैसे ई रेज टू पावर एक्स माइनस एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस एन वही हो जाएगा। तो इसमें अब हमने लिमिट्स पुट करनी है a टू n। जब हम a पुट कर रहे हैं तो e रेज टू पावर a माइनस एन हो जाएगा, माइनस का साइन बीच में आएगा। और जब n पुट कर रहे हैं तो e रेज पर जीरो बन जाएगा, तो जो हमने पहले ही बोला वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। यही चीज बन गई। तो ये सारी चीज हमारी किसके इक्वल है, टेन ई माइनस नाइन के। तो यहाँ से जो हमारी n है वो जीरो आ जाएगी, और फ्रैक्शनल पार्ट लोगे टू आ जाएगा। अब हम जब इसको ऐड करेंगे, हमने इसको ऐड कर दिया, ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 10 आ गया, यहाँ से पता चल गया। और लोगी 2 हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी लोगी 2 आ गया, और ये 10 जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बी सी बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस लैम्डा। मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, लैम्डा। मींस मतलब जो डिफरेंस रहेगा वो लैम्डा रहेगा। हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली तो हमें मैट्रिक्स ही दी हुई है, तो हमने क्या किया, C2 माइनस C3, दैट मीन्स हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। ओके, पहले तो हम जब इसने माइनस किया, हम ये समझते हैं, पहले हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पे लैम्डा लैम्डा कैसे आ गया। देखो, होता क्या है, हमारी कोई एपी ऐसे चल रही होगी ए बी सी डी, जिसमें इन्होंने कहा है इनके बीच में हमारे पास जो डिफरेंस रहेगा वो डी रहेगा। अगर अब हमने ए माइनस सी निकालना हो, तो ये इसके बीच में जो डिफरेंस हो गया वो माइनस टू डी का नहीं हो गया। इन्होंने लैम्डा कहा है, वो डी की जगह पे हमने लैम्डा ले लिया, तो यहाँ पे माइनस टू लैम्डा क्या नहीं आ जाएगा,
इसीलिए a माइनस सी को इसने -2 लैम्डा लिख लिया, x माइनस 1 को वैसे का वैसे ही लिख लिया, और b और d मतलब d माइनस b, हमने d में से b को माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, प्लस 2 लैम्डा, वही यहाँ पे लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, C2 माइनस C3, दैट मीन्स इसमें से मतलब माइनस कर दिया, C2 में से C3 को C2 में से ये वाला देखा इन्होंने, C2 में से C3 को माइनस कर दिया। जैसे इन्होंने माइनस किया, देखिए क्या क्या आ जाएगा, x प्लस बी माइनस एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो b माइनस ए, तो ये लैम्डा के इक्वल ही तो आ गया, डिफरेंस के इक्वल आ गया। ऐसे करके नेक्स्ट कर लेंगे, मतलब ये तीनों किए तो हमारे पास ये ऐसा कुछ बन गया, तो इन्होंने फिर ऑपरेशन लगा दिया। R2 जैसे जैसे ही हमारे ये तीनों सेम हो जाते हैं, एक रो में सेम हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम बाकी दो को 0 बना दें और सिर्फ एक लैम्डा बचे, तो इन्होंने वही किया। R2 में इन्होंने किया और R2 माइनस R1 कर दिया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, ऐसे ही थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो माइनस करके हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 बन गया, ये तो भाई कैंसिल ही हो गए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर भी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यही हमने प्रूफ करना था, इजी ना। अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है। तो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट, कि जो हमारे पास एफ ऑफ 2 रहेगा ना वो 4 के इक्वल रहेगा, अगर हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं एफ डैश 2, वो हमारे पास 1 के इक्वल रहेगा, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किसके है, 2 के, एक्स के, और f2 माइनस 4 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। तो पहले तो ना लिमिट इन्होंने एक्स अप्रोचेस टू 2 दे रखी है ना, तो हम 2 पुट करके देख लेते हैं एक्स की वैल्यू, मींस 2 स्क्वायर एफ ऑफ 2 माइनस 4 एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये बना क्या, बन गया 4 एफ 2 माइनस 4 एफ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ये एल है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, हमें ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू एक्स को क्या कर देंगे, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या होगा 2x एफ ऑफ 2 माइनस 4 एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, नीचे भी डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, मतलब नीचे तो 1 ही रह गया, बचा हमारे पास अकेला ऊपर वाला, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, 2 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 एफ ऑफ 2 माइनस 4 एफ डैश 2 डिवाइड बाय 1, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 4 एफ ऑफ 2 अभी हमने देखा कितना है, 4 के इक्वल है, माइनस 4 एफ डैश 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 16 माइनस 4 दैट इज 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब हम क्या कौन सा क्वेश्चन करते हैं, हमारा 14th क्वेश्चन है। Let y is equal to yx be solution of the following differential equation. तो हमारे पास क्या है, e y dy upon dx minus 2 e y sin x plus sin x cos square x is equal to 0, और y pi by 2 हमारे पास कितनी है, 0। If y0 is equal to log e alpha plus beta e raised to minus 2 then 4 a plus beta is equal to, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने e y को क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। तो ई वाई को टी मान लिया, तो ई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हम इसको डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी किसके इक्वल आ गई, डी टी बाई डी एक्स, और माइनस 2 ई रेस्ट पर वाई है, हमने इसको टी लिया है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये बन गई, हमने उसको माइनस में उधर ले गए, तो हमारे पास यहाँ पे जो आई एफ रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ई रेस्ट पार 2 कोस एक्स, ठीक है। तो हमने ये वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, टी डॉट आई एफ, हमारे पास एक्स डॉट आई एफ होता है, यहाँ पे वेरिएबल टी है, इज इक्वल टू आई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा पार्ट आ जाता है, जो हमारा इसके इक्वल होता है, ये हमारी जो इक्वेशन बन गई ना, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है जिसके पास t कंटेन नहीं करता, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स t कंटेन नहीं कर रहा,
हमने यहाँ पे लिख दिया dx लिख दिया। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो ये वाला सारा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये तो हमने t को e रेस्ट पर y माना था तो वही लिख दिया e रेस्ट पर y e रेस्ट पर 2 cos x इज इक्वल टू e रेस्ट पर 2z। हमने z क्यों लिया, क्योंकि हमने z इज इक्वल टू e रेस्ट पर 2 cos x के इक्वल कर लिया। तो ये वाला जो सारा हो गया ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, तो हमने इसको z मान लिया। अगर हमने इसका dz निकालना हो तो खुद सोचो ये क्या बनेगा, e2 cos x, ठीक है। तो उसके बाद हमने 2 cos x का भी करना है 2, ठीक है, दैट इज 2 विद माइनस साइन x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी निकला ना ऐसे करके जो हमारे पास निकला वहां पे हमें पुट करके हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब हमने इसके बीच का इंटीग्रेशन करना है, इधर वाली तो वैसे की वैसे ही रख ली, इज इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर x e रेज़ पर 2 cos x माइनस a करके ऐसे बन गया, ठीक है। अब हमारे पास x इज इक्वल टू π/2 दिया हुआ है तो y0 c3/4। तो हमने ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहाँ पे पुट करने पे पर जब e रेज़ पर y इधर था तो उधर वाली साइड पे वो क्या आ जाएगा, log हो जाएगा जाके, तो वही log इन्होंने यहाँ पे इधर पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 को हमने पुट करना है, तो x को 0 पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो और हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज निकल के आ गई और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एल बी अ टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 20 एट 6 2 इफ एल इज ऑल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स, मतलब इसके भी टेंजेंट है, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू। तो क्या है हमारे पास, टेंजेंट की पहले जो इक्वेशन होती है ना वो बना लेते हैं। टेंजेंट की क्या होती है, y1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे अकेला x है तो x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20, तो यहाँ से 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमें पॉइंट्स दिए हुए 6 और 2, दैट मीन्स जो हमारे पास y1 है वो 2 है और x1 क्या है हमारे पास 6 है, पुट कर दो। तो क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 माइनस 20, ये बन गया। तो हम देख लेते हैं क्या है, यही चीज बन गई हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया उसके बाद, 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 12 माइनस 20 कर दिया। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 4, यही आनी थी, ये हो गई। और अब कंडीशन फॉर टेंजेंसी फॉर एलिप्स क्या रहेगी, हमारे पास एलिप्स है क्या, x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय b इज इक्वल टू 1, ये है। तो इसके लिए क्या रहेगी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर एलिप्स लगाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 16 इज इक्वल टू 2 1 स्क्वायर प्लस b, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 14, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है। क्या बोला, लेट x दैट दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू r। इफ द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 x माइनस 3, इसमें ऐसे करके ना हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन भी लगाया हुआ है और यहाँ पे मॉडुलस भी लगाया हुआ है। तो इन्होंने कहा ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू c। हमने मतलब इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a की b की b, c की b, और उन तीनों को प्लस करके हमें आंसर दे देना है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमने डोमेन के लिए x माइनस टू जो भी ये सारी वाली चीज थी ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। जब हमारे पास केस 1 क्या बनेगा कि जो हमारा ऊपर वाला है -2 वो ग्रेटर देन 0 हो गया, और नीचे वाला यही -3 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर इक्वल टू 0 कैसे होगा, अगर नीचे ये 0 के इक्वल हो गया तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। दैट्स वाई नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, जैसे हमने इस कंडीशन को देखा और ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, तो इसके लिए जो हमारा x जो बिलोंग करेगा वो -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये कर जाएगा। ये आपको पता लग गया ना कि ये वाला जो है ग्रेटेस्ट, अगर हमारे पास सिंपल होता, मान लो यहाँ पे सिंपल x होता है, x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो x है वो 2 टू इन्फिनिटी चला जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, बट यहाँ पे किसका फर्क पड़ा, यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फर्क पड़ा, इसीलिए हमारे पास ये चीज आई, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास ऐसे करके कुछ आ गया,
ठीक है। जब हमने दूसरा केस लिया कि जो x-2 है वो लेस देन इक्वल टू 0 और x-3 ये लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से जब हमने लेस देन किया तो जो x बिलोंग कर रहा है ना वो -2 और 3, मतलब 3 वाला साइड ओपन रह जाएगी। तो हमने अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमारा जो डोमेन है वो क्या हो गया, -∞ टू -3 यूनियन -2 टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो यहां से हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3, b की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू आ गई 3। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो -2 आंसर आ गया। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज 3 times that of the other. If from the middle point of the line joining their feet an observer finds the angles of elevation of their tops to be complementary, then the height of the shorter pole is, मतलब छोटे वाले पोल की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहले टू वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट, मतलब एक वर्टिकल पोल्स दिए हुए हैं, दो पोल्स हैं जो इनका डिस्टेंस बीच में कितना है 150 मीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ वन इज 3 times दैट ऑफ द अदर, मतलब अगर इसकी हाइट x है तो इसकी 3x आ जाएगी, 3x हो जाएगी। इफ फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब अगर इसकी जो नीचे वाली की मिडल पॉइंट, मतलब मान लो यहाँ कोई मिडल पॉइंट है, मतलब इसका भी 75 हो गया, इसका भी 75 हो गया, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है 150 है। यहाँ पे ना ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करके ना ये टच कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके यहाँ पे ये पॉइंट पे, मतलब मिडल पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं, ठीक है। एन ऑब्जर्वर फाइंड्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इन द हाइट, ठीक है। अब क्या कैसे बने, तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये तो हमने बना लिया था, इसका h और इसका 3h ले लिया था। यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है ना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 के इक्वल होता है। तो अगर ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री है मीन्स थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया ना। तो इन्होंने यही कहा था कि ये वाले एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वैसे करके हमने क्या निकाला, टैन थीटा इधर वाली साइड का निकाला। अगर हमें टैन थीटा इस वाली ट्रायंगल का लेंगे, टैन थीटा होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है h और बेस क्या है 75। अगर हम इस वाली साइड का लेंगे तो टैन थीटा इस वाली साइड का कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा हमारे पास ये रहा, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया दैट इज 75 और बेस इसके साथ वाला हो गया दैट इज 3h, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास आया दैट इज h स्क्वायर, मतलब उधर ले गई मैं, ठीक है। और 75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है। अब हमारे पास, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे अगर हमें 75 का स्क्वायर करना हो ना, तो हमें कुछ नहीं करना होता, मतलब वैसे इसमें तो अच्छे वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो 75 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो क्या होगा, 3 से कट गया, 3 2 या 6, 3 5 15, 25 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट अगर हमने 75 का स्क्वायर करना हो तो क्या करो कि अगर किसी के पीछे 5 है ना, उसकी स्क्वायरिंग है तो पीछे तो 25 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और जो ये 7 है ना, 7 का आगे वाला अक्षर क्या होता है, दैट इज 8, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन्स क्या हो गया, 8 7 56। तो इसकी जो स्क्वायरिंग होगी ना 5 6 2 5 हो जाएगी। जैसे अब आप हमें 25 की स्क्वायरिंग सबको पता होती है, दैट इज 625 होती है, ठीक है। तो अब 25 का तो हमने 25 ऐसे का ऐसे लिख लिया। और 2 को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो इसका वो अक्षर है दैट इज 3 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हमने 6 लिख दिया। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 620। कितना इजी हो गया ना। मान लो मैंने बोल दिया 85 का स्क्वायर करो, तो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा ना, कि इसको डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा 25, 8 9 7225। तो यहाँ से अगर हम वैसे भी निकालना चाहते, वैसे तो इसको निकालने की, वैसे ये कट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने h निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 75 है, 75 बाय √3 कर लेंगे, ठीक है। √3 खत्म करना है, √3 डिवाइडेड बाय √3, नीचे 3 रह गया, 75 √3 डिवाइडेड बाय 3, इसको काट देंगे 25 √3। ये तो इजी था, मतलब वैसे स्क्वायरिंग करनी
हो तो ऐसे इजी होती है। ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। Let a line L 2x plus y is equal to k greater than 0 be a tangent to the hyperbola x square minus y square is equal to 3 if L is also a tangent to the parabola y square is equal to alpha x then alpha is equal to, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इसका क्वेश्चन है, देखो, तो टेंजेंट टू द पैराबोला जिसकी स्लोप हो जाएगी -2, ये इन्होंने गिवन है, देखो दिया हुआ है ना कि जो स्लोप रहेगी, देखो इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, हमें दी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू के, हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू -2x प्लस के, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये तो गिवन ही है ना, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, पैराबोला क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू -2x प्लस, ये ना जो हमारे पास अगर इसकी निकालनी हो तो ये ना हमारे पास फॉर्मूला आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। m की वैल्यू हमें पता लग गई, दैट इज -2, और a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्र बाय 3 माइनस वाई स्क्र बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई √3, वैसे ही v की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई √3, ये a और b दोनों की वैल्यूज होगी, वही तो किया है। तो a स्क्र की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब पहले तो इसमें पुट कर लेते हैं, -2x, m की वैल्यू ये हो गई, a स्क्र की वैल्यू कितनी है 3 और m स्क्र की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर तो 4 माइनस b स्क्वायर कितना है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 3, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना होता है, दैट इज 9, -2x प्लस -√9, तो √9 तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है -2x प्लस -3 आ गया। तो यहां से जो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये कर लेंगे, y की वैल्यू इसके इक्वल आ गई और इसको इधर ले आए, y प्लस 2x इज इक्वल टू 3 जब k ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमारे पास पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x, ओके। तो पैराबोला के लिए क्या होती है, जैसे इसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, वैसे पैराबोला के लिए होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अल्फा बाय 4m, ठीक है। अल्फा क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा x है ना, तो इसलिए अल्फा अपॉन 4m लिख लिया। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, क्योंकि हमारे पास y प्लस 2x तो 3 था ही ना, वही पुट कर दिया, 2x इधर ले गए, 3 आ गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ गई -24, ओके। आई होप इससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमने ऐसे क्यों रिवीजन ली है ये सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने की, तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, ये आपको मतलब पेपर में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आगे भी हम ऐसी कुछ वीडियोस डालने वाले हैं, वो भी जरूर देखिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।